हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से पेपर 5 का होने वाला है। देखा जाए तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो जेपीएससी 6 हुआ है, इसके अलावा 7 to 10 हुआ है, इन दोनों जेपीएससी में जो भी सवाल आए हुए हैं, ठीक है, उनका मैं एक ब्रीफ एनालिसिस कर रहा हूँ। इसका ऑलरेडी जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 हो चुका है। आज मैं पेपर 5 का डिस्कशन करूंगा। ब्रीफ एनालिसिस होने वाला है ये। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 है उसको ज़रूर देख लें। उससे आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि पैटर्न क्या है, कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगा 6 जेपीएससी का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके बाद 7 जेपीएससी का सेम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहले 6 जेपीएससी में जो सवाल बने हैं उसका मैं एनालिसिस करता हूं। ठीक है, तो जो पेपर 5 था, ठीक है, 6 जेपीएससी में जो पेपर 5 में आया हुआ था, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण एवं सतत विकास। इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप, पहले तो पैटर्न देखो इंस्ट्रक्शंस के आधार पर। देखो सबसे पहले पेपर 5 में क्या कहानी है, तो पेपर 5 का वही इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण और सतत विकास, ये संबंधित, इससे संबंधित जो सवाल बने हुए हैं उसको जानने से पहले आपको पहले निर्देश इंस्ट्रक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। क्या है? The questions paper consists of 5 questions या 5 sections, each section carrying 40 marks, है ना। जो हर सेक्शन है वो 40 मार्क को कंटेन करता है। सेक्शन 1 इज कंपलसरी, यानी कि जो पहला है ना सेक्शन 1 खंड, ये वाला, ये नेसेसरी है ना, यानी कंपलसरी है। एंड कंटेन्स 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस each carrying 2 marks, है ना, यानी कि 20 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल 40 मार्क्स का हो गया। सेक्शन 2 से लेकर के सेक्शन 5 तक कंटेन्स 2 ऑप्शनल लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ईच ऑफ द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। अब हिंदी वाला समझ लो। प्रश्न पत्र 5 खंड में विभक्त है, प्रत्येक खंड 40 अंक का है। खंड पहला या खंड क अनिवार्य है ना, ये नेसेसरी में आएगा, जिसमें 2 अंक के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी 20 दूनी 40, यानी 22 जा 40 मार्क्स का यहाँ पर खंड ए से या खंड क से होगा। लेकिन खंड 2 से लेकर के 5 तक का क्या कहानी है? खंड 2 से लेकर के 5 तक में प्रत्येक खंड 2 वैकल्पिक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है और परीक्षार्थी को प्रत्येक खंड में से एक उत्तर को नेसेसरी देना है। ठीक है, इतना आपको समझना होगा। तो देखो सेक्शन ए क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन ए, और सारा नेसेसरी है, कंपलसरी है करना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, उसके बाद आगे जो सेक्शन 2 है वहां से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो 10 क्वेश्चन, यहाँ टोटली 20 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव वाला। ऑब्जेक्टिव के बाद आपको मिलेंगे सेक्शन, है ना, खंड 2, खंड 3, ये बाद में करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसका हम डील कर लेते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसमें से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को बारी बारी से बताऊंगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखो मैं बार बार इस बात का रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इंग्लिश को भी प्रेफर करना। रीज़न क्या है? अगर हिंदी में ना समझ में आए ना तो उसको एक बार इंग्लिश में ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि इंग्लिश वाला जो है वो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। बहुत ऐसे जो ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश से हिंदी में वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, उसके बावजूद भी मैं प्रेफर करता हूँ इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा समझना आसान होता है। हिंदी के वर्ड इतना कॉम्प्लिकेटेड टफ हो जाते हैं ना ट्रांसलेशन के बाद कि समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इंग्लिश को भी जरूर ध्यान में रखना, इसीलिए मैं इंग्लिश को भी पढ़ूंगा और हिंदी में भी बताऊंगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है, आरबीआई कैन रेस्ट्रिक्ट क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स बाय, बोलता है कि आरबीआई जो है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है, वो क्या कर रही है? व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन को निम्न उपायों द्वारा नियंत्रित कर सकता है। कैसे कर सकता है ये? तो देखो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, बैंक दर बढ़ा करके, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके,
तीसरा है नगद कोष को आवश्यकता को घटा करके, और चौथा ऑप्शन है अधिक बिलों का पुनर्बट्टा करके। तो देखो इसमें जो ऑप्शन बी है यानी कि जो 2 और 3, बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके और नगद कोष आवश्यकता को घटा करके, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? तो देखो यानी ऑप्शन यहां से क्या होगा, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक्स, एंड जो थर्ड ऑप्शन है रिड्यूसिंग कैश, जो रिड्यूसिंग कैश है, कैश रिजर्व्स रिक्वायरमेंट, ये जो सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है ना वो सही को कैरी करता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। पहला होप सो क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इन्फ्लेशन इज ड्यू टू, है ना, मतलब कि मुद्रास्फीति का क्या कारण है। तो मुद्रास्फीति का पहले कारण समझ लो, डिमांड फॉर हायर इनकम्स, दूसरा ऑप्शन है रेजिंग डिमांड नॉट अकम्पनीड बाय रेजिंग सप्लाई, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस इन द इकोनॉमी, या ऑल ऑफ द एबव। हिंदी में इसका क्या है कि उच्च आय की मांग, दूसरा ऑप्शन है मांग वृद्धि के साथ आपूर्ति वृद्धि का न होना, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन। तो इसका जो ऑप्शन है बी, ठीक है, यानी कि रेजिंग डिमांड्स नॉट अकम्पनीड बाय रेजिंग सप्लाई, यानी कि मांग वृद्धि के साथ आपूर्ति का वृद्धि न होने के कारण से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है इकोनॉमी में। होप सो कि दूसरा क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। बोलता है कि लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है, यानी कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, तो कौन सा सबसे बड़ा अंग है वो समझो। इसका ऑप्शन है सबसे बड़ा उपभोग व्यय, विनियोग व्यय, आयात या फिर निर्यात। इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, सी क्या है, निर्यात। सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। निर्यात जो है, निर्यात का सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पर अब ये मत सवाल भर देना कि ये निर्यात कैसे हुआ। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली निर्यात गया हुआ है, उपभोग व्यय है, विनियोग व्यय है, आयात है और निर्यात है। तो बोलता है जीडीपी में अंग, तो निर्यात को हम लिए, ध्यान रहे। ठीक है, 4 नंबर देखो, 4 नंबर सवाल बनता है, विच आइटम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, है ना। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान से चालू खाते में शामिल नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है, तो इसका जो आंसर होगा चौथा का वो होगा वस्तु का निर्यात आयात, सेवाओं का निर्यात एवं आयात ऋण, हस्तांतरण भुगतान। इसका होगा विदेशों से शुद्ध ऋण, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही होगा 4 में, कि नेट बोरोइंग फ्रॉम द अब्रॉड इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। होप सो कि 4 नंबर भी क्लियर हो गया होगा। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर क्या कहता है ना, नरसिम्हम कमेटी, है ना। नरसिम्हम कमेटी फर्स्ट वाज अपॉइंटेड फॉर, यानी कि नरसिम्हम समिति फर्स्ट की नियुक्ति किसके लिए की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मेंस में ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ना है मेंस में, और उसमें नरसिम्हम समिति फर्स्ट, नरसिम्हम समिति सेकंड को बढ़िया से एक्सप्लेन करना है। तो वहां से सवाल बन सकता था मेंस में भी और यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हम समिति फर्स्ट की नियुक्ति किसके लिए की गई थी, तो जो 5 नंबर है, 5 का इसका ऑप्शन होगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु क्या किया गया था, नरसिम्हम समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट देखो 6 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ नेशनल डेब्ट। बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं समझा जाता है। किसको नहीं समझा जाता है, तो ऑप्शन इसका होगा 6 का ए, जीवन बीमा पॉलिसी को, भविष्य निधि को समझा जाता है, दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड को और राष्ट्रीय बचत को किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय ऋण इसका जो है समझा जाता है, लेकिन जीवन बीमा पॉलिसी तो आप अपने ना लेते हैं भाई,
खुद के लिए, तो राष्ट्रीय ऋण काहे होगा, ये समझ गए कहानी। 7 नंबर देखो, कैपिटल फॉर्मेशन डिनोट्स, बोलता है पूंजी निर्माण दर्शाता है। तो पूंजी निर्माण जो है ना वो क्या दर्शाता है, ये पूंजी निर्माण दर्शाता है, या कैपिटल फॉर्मेशन डिनोट्स नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक आफ्टर डिप्रिसिएशन। ओके, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक आफ्टर डिप्रिसिएशन, दैट मीन्स पूंजी के स्टॉक में घिसावट व्यय के बाद शुद्ध वृद्धि क्या बताता है, पूंजी निर्माण दर्शाता है। ठीक है, ये समझ लेना। चलो नेक्स्ट, बोलता है 8 नंबर, 7 नंबर हुआ, अभी 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है द एस्टिमेटेड एवरेज रेट ऑफ द डोमेस्टिक सेविंग इन इंडिया करंटली इन द रेंज ऑफ। ध्यान रख लेना, जो इकोनॉमिक सेगमेंट में सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि उस समय का जो करंट न्यूज है या करंट जो डेटा है उसको अप्रोच में रखना, ध्यान में रखना। ये आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि ये 6 जेपीएससी में आया हुआ सवाल है, तो मैं यहां बता तो दूंगा लेकिन आपको करंट वाला को ध्यान में रख लेना है। हमारा यहां बताने का पर्पस एकमात्र ये है कि इससे आप एनालाइज कर पाएं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे आते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको टैकल कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावे आप यहां से और कुछ नहीं समझना है, कुछ और नहीं सीखना है। ये जरूरी एकदम नहीं है कि मैं जो सवाल बता रहा हूं वो रिपीट कर जाए, हो सकता है पर श्योर नहीं है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ गया? तो आपको बस यहां से एनालाइज करना है, अपना जो तैयारी है उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाना है, इस जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसके बेसिस पे। क्लियर है? तो देखो क्या बता रहा था 8 नंबर में सॉरी, द एस्टिमेट एवरेज रेट ऑफ द डोमेस्टिक सेविंग्स इन इंडिया कितना बता रहा है। ये जो 8 नंबर है इसका सवाल बनेगा 15 से, उस समय था 25 से लेकर के 30%, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि भारत में वर्तमान में भारत में घरेलू पूंजी अनुमानित औसत दर कितना है, तो 25% टू 30%। होप सो कि 8 नंबर सवाल क्लियर हो गया होगा। 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्वेश्चन है टुवर्ड्स द फास्टर एंड द मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द गोल ऑफ। बोलता है तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास की ओर निम्न में से किस योजना का लक्ष्य था। ध्यान रख लेना, पंचवर्षीय योजना से संबंधित भी सवाल आपको ध्यान में रखना होगा, वो भी मेंस में आएंगे। ठीक है, तो जो 9वां नंबर का आंसर होगा ना वो सी में होगा, तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास की ओर किस योजना का लक्ष्य था, तो वो 11वीं का था। ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लेना, इसी से संबंधित है 12वीं वाला भी। ठीक है, यहाँ 11वीं है, ऑप्शन 12वीं नहीं था। तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। आप 12वीं का ध्यान रखिएगा क्योंकि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित सवाल बनते हैं, देख लेना, टॉपिक में सिलेबस में भी मिलेगा। 10 नंबर सवाल देखो, व्हाट वाज द रैंक ऑफ HDI अमंग 188 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन द ईयर ऑफ 2016। सवाल पुराना है पर याद रख लेना, HDI भी पढ़ना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, मानव विकास सूचकांक से संबंधित जो सवाल है वो बनते हैं और HDI टॉपिक भी है मेंस में, सिलेबस उठा करके देख लेना। तो 2016 का कहानी है और 2016 में जो 188 HDI जो सॉरी 188 नेशंस में HDI जो रैंक था उस साल 2016 में इंडिया का, वो था आपका 131। अब आप कमेंट में करके बताना कि 2022 का भी डाटा चल रहा है। ठीक है, 2022 में कितना है, हर बार ध्यान रख लेना, करंट डाटा रखना। यानी कि वर्ष 2016 में HDI में विश्व में 188 देशों के बीच भारत का स्थान क्या था, तो आंसर बी होगा, ऑप्शन बी होगा 131वां। ठीक है, 11 नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल बोलता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, बोलता है सतत आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो 11 नंबर का जो ऑप्शन है वो है सी, दैट मीन्स बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, है ना, बचत और निवेश दोनों पर डिपेंड करता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। होप सो कि 11 नंबर भी समझ में आ गया होगा। 12वां नंबर देखो, एट प्रेजेंट 100% FDI इज नॉट अलाउड इन। FDI स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, है ना, ध्यान रख लेना। FDI सब सवाल भी बनते हैं और इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो जो 12 नंबर का सवाल है ना, इसका आंसर होगा बी, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स
यानी कि दवाओं में 100% एफडीआई अभी भी अनुमति नहीं दी गई। 12वां नंबर क्लियर हो गया। चलो 13 नंबर सवाल क्या बोलता है वो समझ लो थोड़ा। 13 नंबर सवाल जो है वो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स मैक्सिमम शेयर इन द टोटल सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोलता है भारत की केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रदत्त कुल अनुदान में किसका हिस्सा अधिकतम है। तो किसका हिस्सा सबसे अधिकतम है, तो 13 नंबर का होगा ए, खाद्य अनुदान। दैट मीन्स फूड सब्सिडी जो है वो सबसे ज्यादा है। ध्यान रख लेना इस बात को। होप सो कि 13 क्लियर हो गया होगा। अब 14 में आओ। इन द लास्ट डिकेड विच सेक्टर हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एफडीआई इन इंडिया। देख रहे हो ये एफडीआई का सवाल कितना अच्छा से बनता है। सेकेंड रिपीट हमारा एफडीआई से रिलेटेड दूसरा सवाल है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एफडीआई क्लियर करके रखा तो सीधा 4 नंबर यहीं से उठ गया। समझ रहे हो टॉपिक को कैसे समझना है। एचडीआई रैंक, एफडीआई, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें को थोड़ा रेमिटेंसेस से संबंधित सवाल ये सब बनते ही बनते हैं। चलो बोलता है इन द लास्ट डिकेड विच सेक्टर हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एफडीआई इन इंडिया। बोलता है कि पिछले दशक निम्न में से किस क्षेत्र में एफडीआई सर्वाधिक आया है। तो सर्वाधिक जो एफडीआई आया था वो था दूरसंचार, ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स टेलीकम्युनिकेशन। 14 क्लियर। 15 नंबर में आओ। 15 है अकॉर्डिंग टू द न्यू सीरीज ऑफ नेशनल इनकम रिलीज्ड बाय द सीएसओ, है ना, 2011-12 प्राइसेस द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन जीडीपी इन टोटल जीडीपी इन 2013-14 वाज। तो डाटा से संबंधित सवाल भी बनते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप जो समरी होता है ना किसका, आर्थिक सर्वेक्षण का, इकोनॉमिक सर्वे का, और दूसरी बात बजट का, इन दोनों टॉपिक को बढ़िया से डील कर लेना। बिना इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब भी इकोनॉमिक्स से सवाल आएंगे फंसना तय है। इन सब सवालों का आंसर जो है ना वही देगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। इसीलिए बोला जाता है ना कि कंपटीशन के बच्चों के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है ना वो बहुत बड़ा अवसर के रूप में, दैट मीन्स फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहां से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला कि सीएसओ के द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के नए आंकड़े के अनुसार 2011-12 में की कीमत पर कुल जीडीपी में कृषि का हिस्सेदारी 2013 और 2014 में, माने 13-14 में क्या था, जो 2013-14 में उस समय जो हिस्सेदारी थी वो कितना था, तो वो था 15% का। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, 15%। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो 16 नंबर बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मीन्स। बोलता है भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है। तो 16 नंबर का आंसर होगा सी, हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर नेशन। क्लियर है। बोलता है अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभाव्य नियंत्रण रखना। न्यूनतम लगाया हुआ है, ध्यान रख लेना, माने कम से कम आपको रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, नहीं तो आपके यहाँ पर वो एफडीआई वाला या फिर ग्लोबलाइजेशन नहीं कहलाएगा। चलो देखो 17 नंबर सवाल। 17 नंबर है व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ इकोनॉमी ऑफ झारखंड। बोलता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ये सवाल बनते ही बनते हैं, ये झारखंड का एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल होगा। तो 17 नंबर का जो है वो होगा सी, खनन। यानी कि माइनिंग से सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या मिलता है, इकोनॉमी में बूस्ट मिलता है। झारखंड की इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रख लेना। 18 नंबर सवाल है इन 10th 5-year प्लान हाउ मच मनी हैड बीन एलोकेटेड टू झारखंड स्टेट बाय प्लानिंग कमीशन। बोलता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा झारखंड राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो 18 नंबर का जो सवाल है वो होगा बी। उस समय के आंसर के अनुसार देखा जाए तो 24,850 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा, क्योंकि उस समय योजना आयोग ही था, बाद में ये योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बना। होप सो कि क्लियर हो गया। 18 नंबर सवाल। अब 19 नंबर सवाल देखो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द पॉपुलेशन व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड अमंग द इंडियन स्टेट्स। बोलता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के मध्य झारखंड का कौन सा स्थान है या कौन सा स्थान है, ये बात ध्यान में रख लेना। तो 19 नंबर का सवाल का आंसर होगा 11। क्लियर है। ए 11वां स्थान है इसका इंडिया का, सॉरी झारखंड का। ठीक है, यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के मध्य झारखंड का स्थान 11वां है।
20 नंबर देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप का 6 जीपीसी में लास्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन झारखंड। बोलता है झारखंड में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वनाच्छादित है ना, माने सबसे ज्यादा वन से आच्छादित है। तो 20वां का होगा सी, ठीक है, घाटशिला वाला जो रीजन है ना, वो वन आच्छादन यहाँ भरा पड़ा है। होप सो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ क्लियर हो गए होंगे। अब देखो ये जो अब सवाल जो बनता है सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 है ना, ये जो 4 क्वेश्चन है ना सेक्शन 2 से लेकर के 5 तक, ये चारों सेक्शन में अथवा में करके या और में करके सवाल दिए हुए हैं, 2 पार्ट में बटा हुआ है सवाल। ऐसे सिचुएशन में 2 में से कोई एक सवाल को पकड़ो और उसको पूरा कंप्लीट एनालिसिस करो। ध्यान रख लेना ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 40-40 मार्क्स का है। ऑलरेडी अभी हम जो डिस्कशन किए वो 40 मार्क्स का था, और 40 मार्क्स के बाद अब जो सेक्शन 2 है उसका सवाल क्या है वो देख लो। जो खंड 2 का सवाल है ना वो क्या बोलता है, देखो बोलता है डिस्कस इन डिटेल रिसेंट चेंज इन कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। बोलता है हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार की संरचना एवं दिशा में हुए परिवर्तन का विस्तृत चर्चा करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, है ना। कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन दैट मीन्स कि कौन सा जो मद है या गुड्स है या सर्विसेज है जिसका हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, है ना, इसके अलावे जो बहुमूल्य रत्न है कितना करते हैं, ये है कंपोजिशन कि किसका किसका हम आयात और किसका किसका निर्यात करते हैं। दूसरा डायरेक्शन कैसा है, किस देश के साथ कितना करते हैं, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएसए हो गया, है ना। क्लियर है, ये बात ध्यान रख लेना, उसी का डिटेल करना होगा यहाँ पे। इसी में अथवा में सवाल है, या तो आप ये बना सकते थे, ठीक है, या तो आप ये सवाल बना सकते थे, या एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, डिस्कस इन डिटेल द इंपैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ इन इंडियन एग्रीकल्चर, है ना। तो देखो सवाल बना हुआ था भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव की चर्चा करिए। तो देखो ऐसे सिचुएशन में ना डब्ल्यूटीओ और एग्रीकल्चर के बीच में बड़ी कन्फ्लिक्ट चलता है हमेशा, सब्सिडी को लेकर के। जरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितने टाइप के सब्सिडी प्रोवाइडेड हैं, कौन सा सब्सिडी जो है वो एलोकेटेड है, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, अलॉटमेंट है, एलोकेटेड नहीं, अलॉटमेंट है। भारत सरकार का और डब्ल्यूटीओ के बीच में संघर्ष चलते रहता है सब्सिडी को लेकर के। डब्ल्यूटीओ का मानना है कि भैया झारखंड सरकार जो है, भारत सरकार जो है वो क्या करती है, किसानों को सब्सिडी देती है। इससे क्या होता है, किसानों का जो कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में कम दाम में भी बाजार में सामान बेच करके एग्रीकल्चरल गुड्स को, और वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एक इशू है, पर रियलिटी क्या है वो आप लोगों को पता है ना। फिर भी डब्ल्यूटीओ के बीच हम लोग का क्या चलते रहता है, तू मैं, समझ गए। तो ध्यान रख लेना, सब्सिडी से संबंधित एक यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावे क्या क्या डायरेक्शन देती है जो डब्ल्यूटीओ है रिगार्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर, वो बातों को यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 से आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 3 क्या कहता है, डिस्कस वेरियस प्रोविजंस इन द लेटेस्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, सो दैट द एक्ट मे रिड्यूस इनसिक्योरिटी अमंग लो इनकम पीपल। बोलता है वर्तमान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये कब आई थी, 2013 में। क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, यह सवाल बनता ही बनता है, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोविजंस है, बहुत सारे इसके इम्पैक्ट है वो देखने को मिले हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव भी है, ये बात भी ध्यान रख लेना। दर्शाइए, इसी में बताना है, दर्शाइए कि यह अधिनियम निम्न आय वर्ग की खाद्य असुरक्षा को कम करने में सहायक होगा। ऑब्वियसली बोलता है कि ऐसे लोग जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो कैसे जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। समझ में आ गया होगा, होप सो। तो जो खंड 2 है उसका पहला जो सेक्शन था वो नेशनल फूड सिक्योरिटी से संबंधित था, यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से था। इसी में अथवा में सवाल था, या तो आप ये लिख सकते थे या तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, हाउ इंक्लूजन इज मेजर्ड। बोलता है समावेशी को कैसे मापा जाता है। समावेशी मतलब समावेशी विकास, इंक्लूजन या इंक्लूसिव
ग्रोथ इसको कहा जाता है, समावेशी विकास, ये पॉइंट है मेंस वाला में। क्या भारतीय आंकड़े, दैट मीन्स डू इंडियन जो क्या लिखा है डाटा, सॉरी, डू इंडियन डाटा शो इकोनॉमिक इंक्लूजन इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, समावेशी विकास को कैसे मापा जाता है, क्या भारतीय आंकड़े रोजगार और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में होते हुए आर्थिक समावेशन को दर्शाता है। तो पहले तो आपको ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आना चाहिए कि समावेशी विकास होता क्या है, क्योंकि अगर इसको नहीं पता होगा तो आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं रोजगार के साथ, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट के साथ, और दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के साथ। तो दोनों बातों को आपको समझना होगा कि समावेशी विकास में क्या रोल प्ले करता है ये एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, वही बातों को आपको इंक्लूड करके यहां आंसर करना है। 40 मार्क्स का सवाल बनेगा, ध्यान रख लेना। जो सेक्शन 4 है इसमें भी 2 क्वेश्चन होगा। बोलता है इन द लाइट ऑफ द पैरामीटर्स यूज्ड assessing economic reforms critically examine its impact on Indian economy। बोलता है आर्थिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभावों का क्या करना है, आलोचनात्मक समीक्षा करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। देखो सवाल को ठीक से समझना, आर्थिक सुधारों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मापदंड क्या क्या थे, है ना। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी, हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो ध्यान रख लेना, दोनों बातें रखना है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी। और याद रख लेना जब भी क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात करें तो दोनों पक्षों को लेकर के अगर आप नेगेटिव को दिखा रहे हैं 40% तो 60% दिखाना पॉजिटिविटी को। ध्यान रहे, ये नहीं कि नेगेटिविटी ज़्यादा भर दिए, नहीं, आंसर नपा तुला हुआ होना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच के साथ थोड़ा बहुत नेगेटिव डालना है। अभी मैं क्या बताया, वेटेज क्या होना चाहिए, 60% आप करना पॉजिटिव इंपैक्ट। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर, किसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। दूसरी बात ध्यान रख लेना कि जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको कम रखना। रीजन क्या है, टीचर को यह ना लगे कि लड़का जो है वो नेगेटिव सोचता है, रखना नपा तुला हुआ, जिसका आप समाधान भी थोड़ा सा बता देना कि भाई ये प्रॉब्लम तो है पर उसका हम सॉल्यूशन ऐसे किया जा सकता है, तभी क्रिटिकली एग्जामिन को ठीक से टैकल किया जा सकता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप ऑफिसर बनने के कागार पर हैं या ऑफिसर बनने वाले हैं तो उसके पहले आपको OLQ आना चाहिए, ऑफिसर लैक क्वालिटी जिसको कहते हैं। आपका आवाज़ में वेटेज होना चाहिए, आपका बातों में दम होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को अभी से लेके चलो, जो तैयारी होती है ना उसी समय आधा से अधिक आप अधिकारी बन जाते हैं, चाहे वो बन जाती हैं। ठीक है, चाहे वो स्टेट PCS हो या UPSC हो, ठप्पा तो बाद में लगाएगी, क्लियर है, लेकिन उसके पहले आप उस तरह का क्वालिटी अपने अंदर में ले आओ, है ना। ध्यान रखो जो आपका वर्ड है वो बहुत मायने रखेगा, तो पहले से आपको संभल के बात करना होगा, उन सब चीज़ों से अवॉइड करना होगा जिससे कन्फ्लिक्ट पैदा होता है ना। कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आपके साथ, उन सब वर्ड्स का, उन सब तथ्यों का उपयोग ना करें तो बेस्ट होगा। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। मैं अक्सर इसीलिए अवॉइड करता हूं कि कोई ऐसा अनर्गल बातें ना करूं आपके सामने। चलो हो गया। सेक्शन 4 में एक और सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट में क्या बोलता है, एग्जामिन द डिफेक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव देम। बोलता है कि भारत में कृषि बाजार के दोषों की समीक्षा करिए। कृषि बाजार का क्या क्या दोष है, तो आपको तो पता है भारत में तो कृषि बाजार में दोष है, इसीलिए तो आज भी हमारा एग्रीकल्चरल बहुत एरिया जो है बहुत पीछे है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में रोजगार में हो, चाहे एक बहुत बड़ी जनसंख्या वो एम्प्लॉयड है उसमें, लेकिन फिर भी उसका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया है। हमारा कंट्री का GDP में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका नहीं जाता एग्रीकल्चर का। तो आपको समझना होगा कि कैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में रिफॉर्म ला करके, बाजार में रिफॉर्म कर करके, या उनके जो दोष हैं उनको ठीक करके, और हमारा जो एग्रीकल्चर है, सेक्टर है, उसको प्रमोट किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए। इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमारे विलेजर्स का या ग्रामीण जनता का या कह सकते हैं पीजेंट्स का, फार्मर का, उनका अपलिफ्ट होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले तो बताना होगा आपको ना कि दोष क्या है। पहले आपको जो वहाँ पर जो डिफेक्ट्स है वो बताना होगा। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का विपणन से संबंधित है, सवाल बनेगा ही बनेगा। दूसरा सेगमेंट जो है आंसर का वो क्या होना चाहिए कि सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। आखिर सरकार कुछ तो कर रही होगी, कि ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम समझ ली और उसके बाद छोड़ दिए, नहीं, सरकार भी कुछ स्टेप्स ले रही होगी कि जो ई नाम है ना,
उस तरह के स्टेटमेंट दे देना, उसको थोड़ा डील कर देना। नए नए पॉलिसीज़ लेके आ रही है सरकार, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, विपणन के लिए क्या कर रही है, तो एक सेटअप किया जा रहा है पोर्टल एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा। इन सब चीज़ों को आप इंक्लूड करके आंसर करोगे थोड़ा सा ज़बरदस्त हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान रख लेना, डाटा ध्यान रख लेना, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बस उससे सफिशिएंट हो जाएगा। आपको दिमाग में उतना आ जाएगा कि आप लिख सकते हो। अब देखो सेक्शन 5, यहाँ भी 2 पार्ट होगा, ये भी 40-40 मार्क्स का। जो पहला सेगमेंट है ना, उसमें क्या बोलता है, ध्यान रख लेना, दोनों मत लिख देना। यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ लोग को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, या जो फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे उनको अभी भी लग रहा होगा कि कैसे लिखना है। और लिखा हुआ है, दैट मीन्स या तो ऊपर वाला लिखो या तो नीचे वाला लिखो। दैट मीन्स या तो ये लिखो या तो ये लिखो। क्लियर है? देखो बोलता है ये वाला पार्ट, डिस्कस द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट। टोटल इकोनॉमिक्स को 5 पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है। तो हर पार्ट से एक एक सवाल बना है, उसमें भी अथवा वाला भी है। जो 5वां सेगमेंट है ना, आप जेपीएससी का सिलेबस मेंस का देख लेना, 5वां जो सेगमेंट है वो इकोनॉमिक वाला का, उसमें झारखंड का अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस बनने की बात कही गई है। तो देखो यहाँ पे झारखंड का सवाल बन गया ना। क्या बोल रहा है, झारखंड की वर्तमान औद्योगिक नीति की विवेचना करिए, है ना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताना होगा आपको, और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, सरकार द्वारा उठाए गए कदम की समीक्षा करिए। तो जितना भी अभी तक आया है, क्या, तो जितना भी आया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी को यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। कब कब आई है, अभी करंट में चल रही है 2021 वाला, क्या क्या प्रोवाइड किया है, क्या क्या प्रोविजंस है, वो सारे के सारे आपको नोट डाउन कर लेना होगा। अपना कॉपी में नोट्स बना लेना, ध्यान रख लेना। जितना भी आया है औद्योगिक नीति, सारा औद्योगिक नीति से संबंधित जो प्रोविजन सरकार के द्वारा की गई थी वो भी बता देना वहाँ। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार का कदम क्या क्या है वो भी बताना होगा। समीक्षा कर देना है कि औद्योगिक विकास के लिए सरकार इंसेंटिव्स दे रही है ना, सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ी माफ़ कर रही है, जीएसटी फ्री कर दे रही है 4 साल 5 साल के लिए। इन सब चीज़ों को थोड़ा मेंशन करना होगा। अब क्या कर रही है सरकार, आप एजुकेशन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। कहीं पे सॉफ्टवेयर पार्क सेटअप किया जा रहा है, दुमका में वो मिनी टूल किट का ये सेटअप किया गया है। तो सारे के सारे जो पॉइंट है ना वो माइंड में रख लेना और उस औद्योगिक नीति से कनेक्ट करके उसके अंदर में लिख देना, बन जाएगा ज़बरदस्त आंसर। दूसरा जो अथवा वाला पार्ट है, यानी अगर वो नहीं लिख पाते हो तो एक ऑप्शन आरपी है आपके पास, डिस्कस द काउज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन झारखंड। बोलता है कि झारखंड में कृषि क्षेत्र में खराब कार्य प्रदर्शन के कारण की समीक्षा करिए। दूसरा बोलता है, दूसरा पार्ट में क्या है, सजेस्ट मेजर्स फॉर अचीविंग अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। बोलता है कृषि उत्पादन और उत्पादकता, ये भी पॉइंट है कि उच्च वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या सुझाव है वो आप जरा दीजिए। तो ध्यान रख लेना कि झारखंड में खराब कृषि प्रदर्शन के कारण, यानी कि कारण क्या है, पहले तो बताना है कारण कि उसका कारण क्या है, इसके बाद इसका क्या करना है, निदान सॉल्यूशन करना है कि यानी कि प्रॉब्लम तो है पर सॉल्यूशन उसको क्या किया जा सकता है या सरकार क्या क्या कर रही है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप समझाइएगा। कृषि उत्पादन और उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर कितना है, कहाँ पर कितना ज़्यादा होता है, कौन सा एग्रीकल्चरल जो एरिया है उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे गेहूं का ज़्यादा या धान का ज़्यादा, मक्का का ज़्यादा। तो कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों को ध्यान में रख लेना और उसको बढ़ाने के लिए, उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस को अपनाए जाने चाहिए ताकि वो ग्रोथ हो, ये सब बातें भी आप प्रोविज़न में डाल सकते हो, ठीक है। प्रोविजंस सॉल्यूशन करने के लिए होप सो कि जो 6 जेपीएससी में सवाल बना वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं 7 जेपीएससी में कि सवाल कैसे बने थे। अब देखो कि जो 7 to 10 जेपीएससी में सवाल बने थे वो कैसे बने थे। पेपर 5 है, इसमें भी सेम सिचुएशन, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण और सतत विकास। इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना, 200 मार्क्स का क्वेश्चन है और समय 3 घंटा है, इस बात को भी ध्यान रख लेना। सेम सिचुएशन जैसे पहला बता दिए थे, यहाँ जो 7 to 10 जेपीएससी में है सेम कंडीशंस हो गए, निर्देश या कह सकते हो इंस्ट्रक्शंस में सेम सिचुएशंस होगा। 5 खंड में पूरा बटा हुआ सवाल, 5 खंड में जो पहला खंड है
यानी खंड क या पहला खंड 40 अंक का, और 40 जो खंड पहला है यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वैकल्पिक प्रश्न हैं, वो क्या कर सकते हो, वो अनिवार्य है, सारे का सारा करना है। यानी कि टोटल 20 क्वेश्चंस है, यहाँ देखो 20 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन आपका सेक्शन ए से, सेक्शन ए 40 मार्क्स। ठीक है, आपको यहां पर थोड़ा सा समझ लेना होगा। होप सो कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो और बाकी जो दूसरा से लेकर के आपके पास जो 5वां तक जो खंड है सेम है, वहां पर कि सब में 2-2 ऑप्शन होंगे, यानी कि और करके, और दूसरा से लेकर 5वां तक में एक एक क्वेश्चन को करना है, अथवा में दिया हुआ है उसमें से कोई एक चूज करिए। आगे जब आएंगे ना खंड 2, वहां मैं बताता हूं, अभी आपको पहले 6 JPSC वाला में समझा दिए, सेम सिचुएशन होगा। यहां पर आपको पहले समझना है कि जो सेक्शन 1 है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो समझिए। पहला जो सवाल है वो क्या है, which method is used to measure national income, यानी कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय को मेजर करने के लिए आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। ठीक है, आप मेंस वाला सिलेबस देखेंगे ना तो वहां पर भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, वहां पर ये मिल जाएगा आपको कि जो मेथड है वो कौन कौन सा यूज किया जाता है सरकार के द्वारा। तो आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दूसरा नंबर जो सवाल है वो ठीक से समझ लेना। क्या बोलता है दूसरा नंबर सवाल, दिस इज नॉट कम अंडर गोल्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया। बोलता है कि यह भारत की राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं आता है वो आपको समझना है। तो बोलता है ए नंबर, ए नंबर में क्या बोला कि ए नंबर बोल रहा है कि 2015 तक कुल प्रजनन दर यानी TFR स्टैंड फॉर टोटल फर्टिलिटी रेट, है ना, इसको कहा जाता है। अच्छा लिखा हुआ ऊपर ना, कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर तक लाने के लिए। बी है शिशु मृत्यु दर को, जो शिशु मृत्यु दर है उसको प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 30 तक सीमित करना है। और यहां पर एक और ऑप्शन है सी, मातृ मृत्यु दर को क्या करना है 100 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों तक कम करना है। और डी क्या है ऑप्शन में, जन्म मृत्यु विवाह और गर्भाधारण का जो 100% पंजीकरण कराना। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ए होगा। देखो 2015 तक कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापित स्तर तक लाने की बात कही गई है। देखो मैं हो सकता हूं कि कुछ क्वेश्चंस को गलत बताऊं, इसका ह्यूमन एरर के कारण से हो सकता है। मैंने जो डाटा लिया है वो कोशिश किया हूं कि वो सही हो, लेकिन फिर भी अगर जाने अनजाने में ह्यूमन एरर की वजह से अगर गलती होती है तो आप कमेंट में जरूर करके बता देना, ताकि मैं उसको उस मैसेज को मैं पिन कर दूं। मैं हर बार हर वीडियो में ये बात जरूर बोला हूं, हो सकता है ह्यूमन एरर की वजह से कुछ गलतियां हो जाए कि ये सवाल बना रहा था, इसका आंसर तो डी होता, आप तो ए बता दिए। हो सकता है, मैंने कोशिश किया अपने तरफ से देने का। मैं पूरी तरह से आपको एश्योर करता हूं कि अगर गलत होगा तो उसका कुछ हम पिन कर देंगे मैसेज, या आप रिकमेंड कर देना कि यहाँ पर ऐसा कुछ गलत आंसर दिया गया है, इसका आंसर ये होता। मैं उसको एनालाइज करके आपको आंसर पिन में कर दूंगा, ताकि आप थोड़ा सा जो गलत आंसर आप ये ना कर लें, ठीक है, ऐड ना कर ले दिमाग में, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो दूसरा का आंसर क्या बताएं, पहला बोलता है 2015 तक क्या करना है, टू ब्रिंग डाउन टोटल फर्टिलिटी रेट TFR इज रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2015। 2015 तक क्या करना है, कुल प्रजनन दर को यानी TFR को प्रतिस्थापित स्तर तक लाने की बात कही गई है। ठीक है, होप सो कि दूसरा नंबर सवाल भी डन हो गया होगा। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर जो है वो क्या कहता है, वो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है या हरित क्रांति से संबंधित सही कथन का चयन करें, यह बता रहा है क्या है। तो इसका आप समझने की कोशिश करना। ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित क्या है, पहला ऑप्शन बोलता है कि
आधुनिक उपकरण और तकनीक को शामिल करके कृषि उत्पादन कर बढ़ाना। हाँ, तो ये था, ये तो सही था। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि गेहूं की नई उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों को प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया था और कई देशों द्वारा अपनाया गया था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ए और बी, ठीक है, दोनों होगा। ए और बी दोनों होगा। दैट मीन्स कहां गया पहला और दूसरा? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, सी नंबर जो है वो सही होगा। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों होगा इसका। सी इसका आंसर होगा। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर। अब चौथा नंबर देखो। तो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, उसको टैकल करने का आपके पास आइडिया होना चाहिए कि कैसे एलिमिनेट किया जाता है और कैसे सवालों को वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रख लेना। जानते हो, सबसे बड़ी हम बता सकता हूँ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वहाँ पर जानता हुआ सवाल भी आप गलती कर देंगे, ठीक है, जानता हुआ सवाल भी। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त मिले जो 42वां संविधान संशोधन में कौन कौन से प्रोविजंस ऐड किए गए थे 75 बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी वहाँ गलत मार के आया। ये एक्सपीरियंस्ड है कि ऐसे सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग को वहाँ पे खोल के रखना, अब दिमाग को गर्म मत रख लेना, ठीक है। नहीं तो जानता हुआ सवाल या इंपॉर्टेंट सवाल भी आपका जब गलत होता है ना, तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये फैक्टर रहा होगा मेरे सिलेक्शन ना होने के पीछे भी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मेरा हर बार फंसता था, ठीक है। आप ध्यान रखना कि ये सब ना फंसे। मेरा हर बार फंसता था। मे भी हो सकता है कि इकोनॉमिक सेगमेंट मेरा खराब था, सबसे कम मार्क्स मेरा इसी में आया था, तो उसमें फंस गया होगा मेरा मामला। कहीं ऑब्जेक्टिव फंस गया होगा, या जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो उस तरह का स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाया। तो थोड़ा कोशिश करना कि मेंटेन्ड रहे, वेल मेंटेन्ड रहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी। गलत ना हो ऑब्जेक्टिव, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और खास करके वो सवाल जो आसान है, जो सब मार सकता है, और गलती से भी आपका अगर गलत हो गया ना, तो उन सारे स्टूडेंट से आप पीछे हजारों के नीचे पहुंच जाइएगा आप सिर्फ एक गलत करने के बाद, क्योंकि वो सवाल सारे के सारे सही करेंगे, आपका गलत हो जाएगा तो कांड हो जाएगा। समझ गए? होप सो कि आप समझ गए होंगे बात को। चौथा नंबर सवाल देखो। अब 4 नंबर सवाल क्या बोलता है? देखो 4 नंबर सवाल है आपका, हु इज द फादर ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, यानी कि लोक वित्त के जनक कौन? लोक वित्त के जनक कौन है? तो इसके जो जनक है ना लोक वित्त के, ये हैं मसग्रेव। कहाँ गए? डी नंबर। मसग्रेव इसके लोक वित्त के क्या है? जनक हैं। मसग्रेव, ठीक है, ध्यान रख लेना। पब्लिक फाइनेंस के जो फादर हैं वो है मसग्रेव। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 5वां नंबर सवाल बोल रहा है, इन बजट 2021 अ मल्टीपर्पस सीवीड पार्क इज प्रपोज्ड इन विच स्टेट। बोलता है बजट 2021 में किस राज्य में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क प्रस्तावित है। मैं आपको पहले भी बता दिया हूं कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट को बढ़िया से एनालिसिस कर लेना, क्योंकि वहां से सवाल बनते ही बनते हैं। बीपीएससी का सवाल देख लो, जेपीएससी का सवाल देख लो, वहां भी आपको इन तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसका जो आंसर था ना वो तमिलनाडु था। क्या हुआ था कि 2021 के बजट में जो मल्टी सीवीड पार्क जो था वो प्रपोज किया गया था, कहां? तमिलनाडु में, ठीक है। होप सो कि 5वां नंबर सवाल भी क्लियर हो गया होगा। अब 6ठा नंबर सवाल देखो। 6ठा नंबर जो सवाल है वो क्या बोल रहा है? 6 नंबर सवाल है, लिस्ट है 1 और लिस्ट है 2। ये लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करवाना है। थोड़ा सा यहाँ सामने रख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो 6 नंबर में जो फिजिकल डेफिसिट है, यानी कि लिस्ट 1 का ए, पहला नंबर फिजिकल डेफिसिट जो है वो किसके साथ जाएगा? तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो, एक मिनट, फिजिकल डेफिसिट जो है वो आपका जाएगा सी के साथ। सी क्या है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है, लेस बोरोविंग्स। अब देखो दूसरा, लिस्ट 1 का जो दूसरा है बजट डेफिसिट, किसको कहा जाता है बजट डेफिसिट?
तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बजट डेफिसिट जो है वो जाएगा एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स, यानी कि दूसरा का जाएगा ए के साथ, ठीक है, दूसरा का ए के साथ चला जाएगा। तीसरा देखो रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा है रेवेन्यू डेफिसिट, ये जाएगा तीसरा डी के साथ। क्या है डी? तो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट्स लेस बोरोविंग्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ये है रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। और जो प्राइमरी डेफिसिट है ना 4 नंबर, वो चला जाएगा डी के साथ, सॉरी डी के साथ नहीं बी के साथ, डी हो गया ना तो बी ना बचा, ये जाएगा बी के साथ। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये कल आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि जो डी ऑप्शन है ना वो मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि राजकोषीय घाटा का संबंध किससे है? तो राजकोषीय घाटा का संबंध है कुल प्राप्तियों और पर कुल व्यय की अधिकता कम उधारी, ठीक है। दूसरा जो है वो है ए के साथ जाएगा, दूसरा ए किसके साथ जाएगा? तो देखो कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता, और तीसरा जो है सी वो जाता है आपका डी के साथ। सी जो है वो डी के साथ क्या जाएगा कि कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता कम उधार और ब्याज भुगतान। जो स्टेटमेंट लिख रहा है ना वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यही इंग्लिश वाला में जब पढ़े थे तो कितने आसानी से क्लियर हो गया था, ठीक है। और जो 4 नंबर है इसका होगा बी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, वो सही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अगर मैं गलत बताया हूँ तो आप बताना, उसका थोड़ा रिलेवेंट कुछ चीज़ें भी जरूर इंक्लूड करना तब, क्योंकि मैंने अपने तरफ से कोशिश किया हूँ कि उसको वेरीफाई करके ही आपके पास रिप्रेजेंट करूँ। विच 3 इंडिकेटर आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI। HDI में 3 चीज़ें कौन कौन है? तो जो 7 नंबर है ना उसमें 3 चीज़ें कौन कौन है वो समझ लो। जीवन स्तर, इसके अलावे जीवन प्रत्याशा, ये दोनों ठीक है, और शिक्षा एजुकेशन, ये भी सही है, यानी कि ये तीनों को इंक्लूड किया जाता है। और पर्यावरण और स्थिति को नहीं किया जाता है, यानी कि 4 नंबर कट किस में रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कैसे? क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा को इंक्लूड किया हुआ है और चौथा को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया, यानी कि बी नंबर जो आंसर है ना वो सही होगा, बी। क्लियर है? बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, याद रख लेना। HDI का 3, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 3 जो संकेतक है, 3 इंडिकेटर्स जो है ना वो कौन कौन है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें इंक्लूड कौन नहीं होता है? तो कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। 7 नंबर डन हो गया। 8 नंबर देखो 8वां नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा जो सतत विकास मानक के रूप में शामिल नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स। तो इसमें कौन सा होगा आंसर? डी, नन ऑफ द एबव। ध्यान रख लेना, मैंने जो कैलकुलेशन किया या मैंने जो चेकआउट किया उसमें से ये मिला, आप लोगों को अगर कुछ दूसरा मिले तो हमको जरूर बताना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 8 नंबर का ये होगा आंसर। 9 नंबर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया बेस्ड ऑन द इनकम लेवल्स। पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग टास्क फोर्स। बोलता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोलता है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार करके कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय के स्तर पर आधारित होता है। दूसरा ऑप्शन है, या दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बोलता है भारत में जो गरीबी है, दूसरा ये वाला, दूसरा जो है भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो 9 नंबर का जो कथन सही है ना वो कौन सा है वो ध्यान रख लेना, 1 और 2 दोनों सही है। इस बात का जरूर डिटरमिनेशन कर लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ऑप्शन सी क्या है कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय के स्तर पर आधारित है, ये भी सही है, और भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं तो सब हवा में चला जाएगा, बाउंस करेगा। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप? 10 नंबर सवाल है। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप? बोलता है अ सिचुएशन। पहले तो इसका समझो कि अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप होता क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप का जो आंसर होगा ना वो होगा आपका पहला क्या बोलता है? पहला बोलता है
अ सिचुएशन व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिस्करेज द अनएम्प्लॉयमेंट टू गो टू द वर्क, है ना, ये होगा पहला आंसर। यानी कि एक ऐसी स्थिति जब बेरोजगारी लाभ बेरोजगारों को काम पर जाने के लिए हतोत्साहित करता है, हतोत्साहित उसी को कहा जाता है बेरोजगारी जाल। क्लियर है? चलो 10 नंबर हो गया होगा, होप सो। 11 नंबर देखो, 11 नंबर सवाल बनता है क्या, थोड़ा सा देख लो। ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ 1960 वाज एसोसिएटेड विथ, बोलता है भारत में कि 1960 का जो हरित क्रांति था ना, वो किससे संबंधित था, तो वो था हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स के प्रयोग का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो दूसरा 12 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना थी वो कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1952 में। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा 12 नंबर। 13 नंबर देखो, 13 नंबर बोलता है, 13 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, बोलता है निम्नलिखित संयोग में कौन सा संयोग सही है, इस बात को ध्यान रखो और तब बताओ। नाबार्ड औद्योगिक ऋण देता है, और नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको पता होगा, उसे मिलेगा ही नहीं औद्योगिक ऋण, है ना। आरबीआई दीर्घावधि वित्त, आरबीआई दीर्घावधि वित्त देती नहीं है। आईडीबीआई अल्पकालिक ऋण ये देती नहीं है। लेकिन आरआरबी यानी कि कहा जाता है इसको रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी स्टैंड्स फॉर रीजनल रूरल बैंक, एग्रीकल्चरल वित्त को प्रमोट करती है। यानी कि एग्रीकल्चरल फाइनेंस, सॉरी एग्रीकल्चरल वित्त नहीं, एग्रीकल्चरल फाइनेंस को कह सकते हो, एग्रीकल्चर फाइनेंस को प्रमोट करती है। ठीक है, कौन? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, जिसको कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, आरआरबी का कंसेप्ट के बारे में थोड़ा आप कमेंट कर सकते हैं कि आरआरबी कब आई थी, नाबार्ड कब आई थी, कौन सी समिति थी, शिवरमन की, कौन, नरसिम्हम, किसके साथ, कब, कौन सा अध्यादेश के माध्यम से। अगर आपको पता होगा तो आप करें कमेंट, बताइए। नाबार्ड और आरआरबी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों से सवाल बनता है। आप जीपीसी का मेंस वाला का ये देख लेना सिलेबस, वहाँ मिलेगा आपको, नाबार्ड भी मिलेगा और आरआरबी भी मिलेगा। ठीक है, संस्थागत वित्त और गैर संस्थागत वित्त वाला टॉपिक में ही मिलेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट 14 नंबर सवाल क्या बोलता है, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर ऑफ WTO, WTO में कितने मेंबर है टोटल? 164, ऑप्शन नंबर सी 164। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15 नंबर, 15 नंबर बोलता है सवाल, which statutory body is having power regarding stock market, ये तो पता है स्टॉक मार्केट से सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, SEBI। अभी आप कमेंट करके बताइए कि कौन इसके हेड हैं। ठीक है, सेबी के। आगे देखो शेयर बाजार वाला हो गया 15 नंबर। 16 नंबर समझो, 16 नंबर सवाल क्या बोलता है, 16 है फिजिकल डेफिसिट इज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट इज द पार्ट ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज मेट बाय, बोलता है राजकोषीय घाटा कुल सरकारी व्यय का वह भाग किसके द्वारा पूरा किया जाता है। तो 16 नंबर का आंसर होगा किसके द्वारा? उधारी के द्वारा। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो बजट होता है ना, उसमें उधारी का जो है वो बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट को। तो 16 नंबर तक क्लियर हो गया होगा, होप सो। कि अब 17 नंबर का देखो कि क्या कहानी है इसका। 17 नंबर है, 17 नंबर यहां पर बन रहा है आपका, What is the contribution of the secondary sector in Jharkhand state value added at constant prices in 2019-20? फिर मैं बता रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे भारत का और इकोनॉमिक सर्वे झारखंड का, ठीक उसी तरह भारत का बजट आ चुका है, उसको भी एनालाइज कर लेना, और भारत का के साथ साथ झारखंड का भी बजट, इसको भी ठीक से एनालाइज कर लेना। देख लो सवाल यहाँ ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, और इसका सब्जेक्टिव जब लिखोगे ना या डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखोगे ना, तो वहां पर इन सब चीज़ों को अगर इंक्लूड करोगे अपने आंसर में, तो आंसर का जो वेटेज है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, 17 नंबर में सवाल क्या बोलता है,
कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन झारखंड स्टेट वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइसेस इन 2019-20 यानी 2019-20 में स्थिर मूल्यों पर झारखंड के राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीय क्षेत्र का क्या योगदान है। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 28.2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 28.2%, ठीक है। अब देखो 18 नंबर सवाल बोलता है व्हाट इज द गैप इन द लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड एंड इंडिया इन परसेंट एज पर द 2011 सेंसस, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड और भारत, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड और भारत की साक्षरता दर में अंतर में कितना प्रतिशत रहा है, तो वो रहा है बी नंबर 7.3, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में और भारत में जो साक्षरता दर है उसका अंतर है 7.3, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया, आप समझ गए होंगे। 19 नंबर सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द झारखंड स्टेट कंटीजेंट फूड ग्रेन्स फंड, बोलता है कि झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला ए बी सी तीनों देता है, कौन, भूखमरी मृत्यु किसी भी स्थिति में विफल करने के लिए किया गया है, ठीक है, कंटीजेंट फंड जो है उसी लिए हुआ ही है। दूसरा है वित्तीय वर्ष, बी नंबर, यानी कि इंग्लिश वाला भी मैं पढ़ देता हूं, दिस फंड हैज बीन कंस्टिट्यूटेड राइट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल डाउन टू द पंचायत इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19, ये भी सही है, ठीक है, ये सही है। सी नंबर, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक दिस फंड हैज हेल्प्ड द नीडी पीपल इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एट द ग्राउंड लेवल, ये भी सही है, लेकिन डी नंबर वाला जो है वो गलत है। डी नंबर क्या है वो समझना, आंसर ये था, इसीलिए मैं इसको ठीक से बता देता हूं। 5 किलो का चावल इसको से योग्य लाभार्थी को दिया जाए, नहीं भाई 5 किलो नहीं, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ कि कितना किलो, डी नंबर ऑप्शन है। 5 किलोग्राम ऑफ द गिवन राइस इज गिवन टू द एलिजिबल बेनिफिशियरीज फ्रॉम दिस फंड, 5 किलो मिलेगा, 5 किलो एक महीना में खा लेगा, मर जाएगा फिर से भूख से, ठीक है, ऐसे भी सबका स्कार्सिटी ज़्यादा होते रहता है, ठीक है, 5 किलो में नहीं हो पाएगा भाई, समझना, इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, याद रख लेना। 20 नंबर देखो आंसर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है एज पर द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000, एक और चीज़, इकोनॉमिक सर्वे बोला, बजट बोला, और एक फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है हर 2-2 साल पर होती है उसको जरूर देख लेना। ये 2019 वाला दिया हुआ है, 2021 का भी आ चुका है, तो उसका भी आप एनालाइज कर लेना, भारत का भी सेंस में और झारखंड का सेंस में। बोलता है एज पर द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, यहाँ तो 2019 वाला बोला था, व्हाट परसेंट ऑफ झारखंड जियोग्राफिकल एरिया कम्स अंडर द फॉरेस्ट कवर, बोलता है कि भारत राज्य में जो वन रिपोर्ट आया था, भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कितना परसेंट भूभाग पर जो ये है वन का अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, ये बोलता है 29.62%। आप कमेंट करके बताना कि भारत में जो लैंड पार्ट है ना उसका कितना भूभाग पर वो वन आता है। होप सो कि पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया होगा। अब दूसरा सेक्शन समझो, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन जो है वो किससे संबंधित होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। सेम सिचुएशन, यहाँ भी 2 ऑप्शन देंगे, पहला या तो ये लिखिए या तो आप ये लिखिए, 2 में से कोई एक लिखिए। पहला बोलता है व्हाट इज नेशनल इनकम, ध्यान रख लेना इकोनॉमिक्स में सवाल जो आते हैं वो डेटा बेस्ड भी हो सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उसमें डेटा का प्रयोग जरूर करना। तो इसका थोड़ा सा जो पढ़ाई है इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख लेना, इस बात को मैं पहले इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। राष्ट्रीय आय क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम, ठीक है। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय के मापने के तरीके को बताएं, ठीक है। नेशनल इनकम पहले क्या बता है वो बताना होगा, और इसको कैसे मेजर किया जाता है, तो 3 तरीके से, आय विधि, व्यय विधि, उपभोग विधि, इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ विधियां हैं वो आप समझ लेना और उसके बाद उसको आंसर कर लेना, क्लियर है। तो मापने का तरीका और राष्ट्रीय आय क्या है इसको थोड़ा सा ठीक से समझ लेना। फिर है दूसरा सवाल इसी में और में, या तो आप ये लिख देते या तो दूसरा ऑप्शन में ये भी है, या तो कोई बजट वाला लिख देता। क्या, तो बजट पर एक निबंध लिखें, यानी राइट एन एसे ऑन बजट और एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स
एंड टाइप्स ऑफ बजट। प्रिंसिपल और टाइप्स में ध्यान रख लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, नहीं तो अक्सर ये होता है कि एग्जाम हॉल में उस पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वो नहीं हो इसके लिए आपको बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करना होगा कि सिद्धांत क्या है और प्रकार क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा बजट वाला सेगमेंट भी। बजट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइप्स और प्रिंसिपल दोनों आया हुआ भले सवाल, लेकिन फिर भी इसका जो मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस बनेंगे ना तो वहाँ फंसा देगा। यहाँ तो सीधे सीधे सवाल दिया हुआ है, हो सकता है आपको सीधे ना दे तो फंस जाएंगे। सेक्शन थर्ड में देखो, ठीक है, सेक्शन थर्ड में क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एक्सप्रेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जितने गोल हैं वो याद रख लेना, यहाँ पर उसका काम आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एक्सप्रेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ इज इट एसोसिएटेड विथ, इसका क्या है आगे क्वेश्चन, हाउ इज इट विथ एसोसिएटेड विथ प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, कैसे इन्वायरमेंट को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा एलेबोरेट द स्टेटमेंट, क्या, सेंटर टू स्टेट मेजरिंग द ग्रीन जीडीपी ऑफ स्टेट, बोलता है कि सतत विकास अभिव्यक्ति की उत्पत्ति क्या है या पर्यावरण की सुरक्षा कैसे जुड़ा हुआ है पर्यावरण की सुरक्षा से, इस कथन की व्याख्या करें, उतना करिए, और उसके बाद राज्य की हरित जीडीपी का मापन केंद्र शुरू करेगा। क्या कंसेप्ट है समझ लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो अभी का गोल, अभी जो टारगेट है, अभी जो डेवलपमेंट है उसको प्राप्त किया ही जाए, लेकिन जो भविष्य में आने वाले हमारा अपकमिंग जेनरेशन है, ठीक है, उनके लिए भी अपना जो रिसोर्सेस है उसका मैं क्या कर सकूं, संरक्षण कर सकूं, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। मतलब वर्तमान जरूरतें की पूरा करने के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रख करके जो डेवलपमेंट होता है उसी को कहा जाता है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। याद रख लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कुछ लक्ष्य हैं, जितने भी लक्ष्य हैं उनको भी जरूर ध्यान में रखना, 17 लक्ष्य को, और उसको एनालाइज कर लेना। और याद रख लेना सीक्वेंस 1 2 3 4 वो बातें भी मेंशन की जाती है, नहीं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। 17 गोल को पहला गोल क्या है, दूसरा गोल क्या है, तीसरा गोल क्या है, चौथा गोल क्या है, ऐसे नहीं तो गड़बड़ होगा। नेक्स्ट देखो, पंचवर्षीय योजना पर सवाल बन गया था, या तो दूसरा में वो लिखो अभी जो मैं बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, या तो फिर ये लिख देना नहीं लिखता, राइट अ नोट ऑन इंडियन 5 ईयर प्लान, या भारतीय पंचवर्षीय योजना पर एक नोट लिखो। एक्चुअली जानते हो इसको हम नहीं लिखे थे, हालांकि बढ़िया लिखा था ये, इसके जगह पे मैं ये लिखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, ठीक है। सेक्शन 4 नंबर देखो, सेक्शन 4 क्या है, सेक्शन 4 में क्वेश्चन नंबर 3 आएगा ये, ठीक है। ये में 2 पार्ट होगा, यहाँ भी सेम सिचुएशन है। राइट एन ओवरव्यू इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक सिंहावलोकन करें। देखो यहाँ मैं क्या फंसा था वो मैं बता रहा हूँ, यही सवाल मैं टच किया था और गलती हो गई यहाँ पर। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के प्रभाव क्या पड़े थे, मैं पॉजिटिव प्रभाव ज़्यादा लिखा और नेगेटिव प्रभाव लिखा ही नहीं, मैंने वो गलती किया हूँ। जब आज मैं खुद से एनालिसिस करता हूँ ना तो सारे की सारे गलतियाँ मेरी मिलती हैं, इसलिए वो गलतियाँ आप ना करें। अक्सर मैं एक सवाल ये स्टेटमेंट बोलता हूँ या कोट्स हर जगह मिलेगा मेरा कि आप नहीं अपने से गलतियां मत करिए, कुछ सीखिए दूसरों की गलतियों से। ये चाणक्य कह के चले गए, समझना जरूर बात को। सिंहावलोकन यहाँ करने की बात कही गई थी ना इम्पैक्ट के बारे में, तो इम्पैक्ट में ना नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ा था, और ना वहाँ पे माइंड नहीं आया मेरा, मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट को लिख दिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लिखा था, ठीक है। हो सकता है मे बी कि इस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट टीचर के माइंड पे पड़ गया कि क्या लड़का यहाँ लिख नहीं सकता था, लिख सकता था। वही लिखना था कि 60% पॉजिटिव होता लेकिन 40% नेगेटिव जरूर लिखते, और ऐसा नेगेटिव जो टीचर के माइंड को नेगेटिव ना करे, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच हमेशा ध्यान रख लेना। जो पीसीएस का बंदा होता है ना, या जो क्या कर सकते हैं ऑफिसर लाइक वाला क्वालिटी होता है, उसके अंदर देख लेना कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर के नहीं चलता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। तो होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वैश्वीकरण क्या है, ठीक है। तो 1991 का जो ये एलपीजी प्रोग्राम था, न्यू रिफॉर्म था, इकोनॉमिक रिफॉर्म था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन, तो उसका एक पार्ट था ग्लोबलाइजेशन। पीवी नरसिम्हा राव, इसके अलावे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका कंसेप्ट था
ठीक है। और क्या प्रभाव पड़ा था वो आपको बताना था, पॉजिटिवली तो बताना ही बताना था। 60% होता पॉजिटिवली वाला का और 40% होता नेगेटिवली वाला का। तो इसको यहाँ पर आप ऐसे टैकल कर सकते थे। इसका एक और ऑप्शन में था, राइट द रिसेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर रिफॉर्म्स विच आर डन इन इंडिया। बोलता है हाल में भारतीय कृषि में किए गए सुधारों के बारे में। ठीक है, हम यही लिखे थे, सुधार कृषि में क्या गए, कुछ सुधारों को मैं नहीं लिखा था। ठीक है, तो आपको लिखना है, आपके पास तो चॉइसेस है ना, आप ध्यान रख लेना। इस जो सवाल बने हैं किस लेवल का बने वो समझने की कोशिश करना। इसके और भी डायमेंशंस है एग्रीकल्चर, भारत में एग्रीकल्चर का रिफॉर्म है, वो उससे संबंधित और भी डायमेंशंस पे सवाल बन सकते हैं। उन डायमेंशंस पे सवाल जो बनेंगे ना उसको जरूर एनालाइज कर लेना। होप सो कि आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। 5 नंबर देख लो, सेक्शन 5। सेक्शन 5 में क्या है, ऑप्शन 2 एक है, ये भी झारखंड के इकोनॉमी से संबंधित होगा। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ पब्लिक बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। बोलता है कि झारखंड सरकार के सार्वजनिक उधार के स्रोत क्या हैं। और इसी में आया एक और ऑप्शन या क्वेश्चन का पार्ट, डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड्स इन द डेब्ट सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर इन ऑफ द झारखंड फॉर द झारखंड। सॉरी, झारखंड सरकार में जो सार्वजनिक उधार के जो स्रोत हैं वो क्या हैं। इसके अलावा झारखंड के लिए ऋण स्थिरता संकेतकों में के रुझानों पर चर्चा करें। कैसा रुझान है, पहले तो उधार का स्रोत क्या है, कहाँ से लेता है, आरबीआई से लेता है, वर्ल्ड बैंक से लेता है, आईएमएफ से लेता है ना, या बोरोविंग से लेता है। क्लियर है, कैसे लेता है वो आपको बताना था। दूसरी बात, झारखंड के लिए ऋण स्थिरता संकेतकों में हाल के रुझानों, यानी कि कितना बोरोविंग ले रही है, डेफिसिट कितना है भारत झारखंड सरकार का, है ना, और उसमें उस डेफिसिट को टैकल करने के लिए कहाँ से बोरोइंग को उठाती है, कितना बोरोइंग को उठाती है, किस सेक्टर से, ये भी बात को इंक्लूड करते आंसर ऐसा ही होता। और दूसरा इसका पार्ट था, डिस्कस इन ब्रीफ द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द झारखंड इन द पाथ ऑफ एड्रेसिंग द डेवलपमेंटल कंसर्न। मैं इसी सवाल को लिया था, डेवलपमेंटल कंसर्न को लेकर के, यानी विकास संबंधित चिंताओं को दूर करने के मार्ग में झारखंड के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की संक्षेप में चर्चा करिए। 40 नंबर का, संक्षेप मत कर देना, 40 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा लिखना है ना। कौन कौन सा चैलेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चरल, नक्सली की समस्या है ना, डेवलपमेंटल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है ना, और क्या हो सकता है, फाइनेंस की कमी है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो जाना, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना, अंतिम लोगों तक नहीं पहुंच पाना, सोशल ऑडिटिंग नहीं हो पाना, सामाजिक अंकेक्षण जिसको कहते हैं, कोई भी डेवलपमेंटल कार्य होता है, पता चला सोशल ऑडिटिंग नहीं हुआ तो उसका इंप्रूवमेंट नहीं होता है ना। सोशल ऑडिटिंग मीन्स व्हाट, जैसे गांव में एक ब्लॉक से निकला कुआं, अब कुआं क्या करता है ना गांव वाला लोग या ऑफिसर लोग जो ब्लॉक में डिप्लॉयड है, वो लोग पेपर पर बना देता है, और जब सोशल ऑडिटिंग होगा ना तो उसको फिजिकली जाके चेक किया जाता है कि हाँ सच में इस खेत में इस जगह पर क्या कुआं बना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सोशल ऑडिटिंग से कनेक्ट करके अगर आप एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सोशल ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एकदम ग्राउंड लेवल पर जा करके उसको ऑडिटिंग करना होता है, ये नहीं कि ऑफिस एसी कमरे में एसी में बैठ करके और हम ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, होप सो कि आपको 6 जेपीएससी का सवाल जो इकोनॉमिक्स सेगमेंट में पेपर 5 में आया हुआ था और 7th जेपीएससी में जो इकोनॉमिक्स सेगमेंट का पेपर 5 का सवाल आया हुआ था, उन सारे एनालिसिस को ठीक ढंग से समझ गए होंगे। आपको जो भी सुझाव होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मैं तो बीच में बोलता भी नहीं हूँ। और यही कारण है कि हमारे जो मेट लोग हैं, क्लासमेट नहीं कहेंगे, जो मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, उन लोगों का स्टेटमेंट होता है कि आप बोलते ही नहीं हैं। मैं बोलता भी नहीं हूँ, सच्चाई यही है, तो थोड़ा कर दिया करो, कुछ तो हम लोग दे रहे हैं आपको। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कम से कम कमेंट करके कमेंट बताओ। ठीक है, बाकी मिलते हैं 6 वाला पार्ट में। इसका 6 जो साइंस वाला पार्ट है ना, साइंस एंड टेक, उसका अभी एनालिसिस करूंगा इसके बाद। ठीक है, और इन सब का एक मास्टर वीडियो भी कंबाइन करके दे दूंगा ताकि आप लोगों को एक ही जगह पर कंबाइन फॉर्म में सारा का सारा वीडियो में क्वेश्चंस का एनालिसिस कर पाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।